चलो स्टूडेंट, हम लोग गोल्डन एंड प्लेटिनम टेस्ट सीरीज़ 16 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट हम लोगों ने 65 क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। आज उसके बाद 66 से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन नंबर 66 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कह रहा है? कैलकुलेट द pH ऑफ 0.02 m NH4Cl सॉल्यूशन। कह रहा है NH4Cl सॉल्यूशन है, NH4Cl सॉल्यूशन है और इसका कंसंट्रेशन जो दिया है वो 0.02 है, 0.02 है और Kb NH4OH दिया हुआ है, Kb फॉर NH4OH, Kb फॉर NH4OH दिया हुआ है और NH4OH की वैल्यू जो दिया है Kb फॉर NH4OH वो दिया हुआ है 10⁻⁵। इसका कह रहा है pH बता दीजिए आप, pH। तो पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा कि फॉर्मूला क्या लगेगा, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में हर एक टॉपिक pH से रिलेट हो जाता है। तो हम क्या लगाएं? सिंपल pH का फॉर्मूला लगाएं, बफर लगाएं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगाएं या सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट लगाएं। तो ज़रा देखो, पहचानो आप किसका pH पूछ रहा है। इसके सॉल्यूशन का pH पूछ रहा है। तो आप ये समझो ये है क्या, ये NH4Cl है क्या? NH4Cl एक सॉल्ट है और सॉल्ट है तो किससे बना होगा? ज़रा चेक करो, NH4OH से बना होगा, NH4OH से बना होगा और HCl से बना होगा। मतलब अगर इसका सॉल्यूशन बनाया जाए तो NH4Cl को पानी में डालो तो ये बनेगा NH4OH और HCl, और NH4OH बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। कहने का मतलब ये सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो एक तरह से ये सॉल्ट है और सॉल्ट का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रहा है। इसका Kb दिया हुआ है। तो याद करो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस के pH के फॉर्मूले का हम लोगों ने डेरिवेशन किया है क्लास में ना। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तीन तरह से पढ़ते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा कि ये है, और फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इसका तो हाइड्रोलिसिस होती ही नहीं है क्योंकि सब टूट जाता है, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस का होता है। तो ये कौन सा केस है? ये है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए pH का फार्मूला हम लोग निकाले थे। pH इज इक्वल्स टू 7। अब देखो जरा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सब 7 से कम आते हैं। 7 1 - 2 pKb -1/2 log C। pKb कांस्टेंट है, log C कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो सारी वैल्यू आप रख दो। 7 - 1/2 pKb दिया क्या है? Kb दिया हुआ है। तो आओ यहाँ निकाल लो जरा। pKb क्या होता है? पावर ऑफ Kb माइनस log Kb, माइनस log Kb की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁵। तो -5 log 10 1 5 हो गया। pKb की वैल्यू तो 5 है, -1/2
अब जरा देखो कंसंट्रेशन कितना है, 2 है, तो इसका भी निकाल लो, log C निकाल लो, log C कितना है भाई, log, क्या इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 10⁻², ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। और मैं अगर ऐसा लिख सकता हूं तो क्या लिखूंगा जरा बताओ, ये log 2 प्लस -2 log 10 log 2 प्लस -2 log 10 log 2 माइनस log 10 1 और -2 log 2 की वैल्यू कितनी है बोलो, log 2 की वैल्यू 0.3010 लेते हो और -2, तो ये कितना हो गया 2 माइनस 0.30, 2 माइनस 0.30 कितना आया ये बताइए जरा, 1.7 कितना आएगा, घटा दो इसमें 2 में से 0.30 कितना आ रहा है 2.00 0.3010 भी लेते हो, रफ ले लो आप, 0 देखो ये भी सिखा रहे हैं आपको, 0 और 10 3 कितना हुआ 7 और ये कितना हुआ 1.7, ये होगा 1.7, मतलब ये वैल्यू आ रही है। अच्छा हमने रफ लिया है तो ध्यान रखना 1.70 ले रहे हो आप, 1.70 चेक कर लो, मतलब log C की वैल्यू आई है 1.70, चलो रख दो 1/1 -1/2 log C की वैल्यू आई है, अच्छा ये माइनस में आएगा, देखो ये माइनस में आएगा ना, -1.70 चेक करो जरा, 7 माइनस 1/2 इंटू 5 क्या मिलेगा जरा बताएं आप, 2.5, अच्छा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू 1.70 छोड़ देते हैं, 1.7 ले लेते हैं, 7 माइनस 2.5 प्लस इसमें डिवीजन करो तो 0.85, 2 पंचे 10, 2 8 16 1 17, ठीक है। तो अब जरा चेक करो आप कितना आया, ये कितना आ रहा है 7.85, देखो 7.85 माइनस 2.50, तो क्या ये 5 आया, क्या 8 5 3 आया, क्या 7 2 5 आया, 5.35 कोई ऑप्शन है चेक कर लो आप, पहला ऑप्शन है 5.35, तो 66 का ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि ये क्वेश्चन है कहाँ का, ये क्वेश्चन किसी सॉल्ट का है ना, और सॉल्ट का है तो सॉल्ट का क्वेश्चन आता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से, बफर है नहीं है तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का ये फार्मूला था, इसको लगाया आपने कैलकुलेट किया, आराम से आप कैलकुलेट कीजिए, प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर सही आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 का ए। चलो क्वेश्चन नंबर 67 देख लो, क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन हैज POH इक्वल टू 13 at 298 Kelvin, a solution has POH equal to 13 at 298 Kelvin, the solution will be, अब बताओ टेम्परेचर तो फिक्स है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, कोई बात नहीं यही हम लोग पढ़ते भी हैं, और 298 पर pH प्लस POH pKw होता है और ये वैल्यू हम कहते हैं 14, जानते हैं आप। अब POH आपको कितना गिवन है भाई, POH आपको 13 गिवन है, तो pH निकालेंगे क्या,
14 माइनस POH, 14 माइनस 13 मतलब 1 आया, pH 1 आया। अब याद करो जब आप रखते थे तो 1 से लेकर के 14 तक रखते थे, ये pH 7 है। इधर चलते थे तो एसिडिक होता था, इधर चलते थे तो बेसिक होता था। जितना pH घटता जाएगा उतना एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो, ऑप्शन में है हाईली एसिडिक, हाईली बेसिक, मॉडरेटली बेसिक, अनप्रिडिक्टेबल। तो अगर 1 पहुंच रहा है मतलब pH आयन pH 1 है, pH बहुत कम है, देखो pH 1 है भाई। तो pH जितना कम होता जाएगा एसिडिकेशन बढ़ती जाएगी, तो आप कहोगे ये हाईली एसिडिक होगा, हाईली एसिडिक। हाईली एसिडिक होगा और ये हाईली एसिडिक होगा ऑप्शन नंबर ए। 67 का ऑप्शन नंबर ए आप चेक कर सकते हैं। 68 जरा देख लो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68 चेक करें जरा आप। कह रहा है कोई H2O प्रोसेस है, H2O सॉलिड है और ये कन्वर्ट हो रहा है H2O लिक्विड में, H2O लिक्विड में एट 1 atm, एट 1 atm एंड 260 केल्विन, एट 1 atm एंड 260 केल्विन, डेल्टा G इज, पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन 0, दूसरा ऑप्शन है सॉरी लेस देन 0, दूसरा ऑप्शन है इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, तीसरा ऑप्शन है ग्रेटर देन 0, चौथा ऑप्शन है अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल। देख लो आप, समझ लो। अब इस क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट क्या है वैसे ये तो पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेट कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, H2O सॉलिड गिव्स इक्विलिब्रियम H2O लिक्विड। देख लो आप। अच्छा, H2O सॉलिड को क्या आप आइस कह सकते हो? हाँ कह सकते हैं, लिक्विड है ही है। ये बात हम लोग तब पढ़ते हैं जब देखो आइस और वाटर इक्विलिब्रियम पर है, मतलब पानी आइस में जम रहा है, मतलब टेम्परेचर कितना रहा होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। इस कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम पर रहता है। कहाँ पर रहता है? इक्विलिब्रियम पर रहता है। और बात बताते हैं एट इक्विलिब्रियम, चलो ठीक है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G 0 होता है, छोड़ देते हैं उसको, ठीक, डेल्टा G 0 होता है एट इक्विलिब्रियम। अब बताओ तो टेम्परेचर क्या 270 थे, अच्छा 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर हो, T 273 केल्विन हो, तो हमारा आइस और वाटर इक्विलिब्रियम सिस्टम पर रहता है, और इक्विलिब्रियम पर आपको पता है डेल्टा G क्या होता है 0, डेल्टा G 0 होता है। तो चूंकि टेम्परेचर 260 केल्विन है, प्रेशर तो 1 atm है, अच्छी बात है, लेकिन टेम्परेचर 260 केल्विन है, तो ये इक्विलिब्रियम पर तो नहीं है। और अगर ये इक्विलिब्रियम पर नहीं है तो डेल्टा G 0 भी नहीं है। ये कट गया। क्लियर? एकदम क्लियर चल रहा है कॉन्सेप्ट, एकदम क्रिस्टल क्लियर, आपको आंसर समझ में आना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में
ये इक्विलिब्रियम पर होता है और हम लोगों ने पढ़ रखा है इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो, चूँकि टेम्परेचर 260 केल्विन कर दिया है तो इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो तो होगा नहीं, ये कट गया, बचा ये बचा ये बचा ये। अनप्रिडिक्टेबल के बारे में सोचते नहीं है, पहले ऑप्शन के बारे में चेक करते हैं हम लोग। अब इसके बारे में और सोचो आप, जब ये रिएक्शन ऐसे होती है तो ये प्रोसेस क्या होती है, डेल्टा एच पॉजिटिव एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है, एंडोथर्मिक बैकवर्ड डायरेक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। अब आप डेल्टा जी कंपेयर करो, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी का फॉर्मूला है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। चेक करो, टेम्परेचर आपने घटा दिया, आंसर वैसे ही आ गया, आंसर आ गया है, लेकिन आप एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन क्या करोगे, डेल्टा एच किस साइन में है, पॉजिटिव साइन में है, ये माइनस लगाओ। अब बताओ, टेम्परेचर आप घटा रहे हो, इस सिस्टम का टेम्परेचर आप घटाते हो ना। टेम्परेचर 273 पर तो इक्विलिब्रियम था, टेम्परेचर 260 आपने कर दिया, 260 केल्विन आपने कर दिया, मतलब टेम्परेचर आप घटा रहे हो। और अगर टेम्परेचर आप घटाओगे तो ली चटेलियर के हिसाब से ये रिएक्शन किधर चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। यस, टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर जाता है जिधर रिएक्शन एंडोथर्मिक की होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक की तरफ जाता, लेकिन आपने तो टेम्परेचर घटाया है, 273 होना चाहिए था, 260 आपने किया है, तो टेम्परेचर घटाने पर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो डेल्टा एस क्या होगा भाई, एस फाइनल एस इनिशियल, एस फाइनल एस इनिशियल, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। फाइनल क्या है, इधर चल रहे हो ना, रिएक्शन इधर चल रही है ना, सॉलिड एस सॉलिड माइनस एस लिक्विड। अब बताओ, ये लिक्विड की एंट्रोपी ज़्यादा होती है, सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है, तो ये पूरी वैल्यू डेल्टा एस किस में आई, नेगेटिव में आई, टेम्परेचर बढ़ाने पर, सॉरी टेम्परेचर घटाने पर ना, तभी तो रिएक्शन पीछे जा रही है। पॉजिटिव साइन में ये आया, ये माइनस में था ही, टेम्परेचर आपने डाउन किया और ये नेगेटिव में है, तो ये पॉजिटिव और माइनस माइनस पॉजिटिव सब ऐड होगा तो पॉजिटिव आएगा, मतलब डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो आएगा। कोई ऑप्शन है क्या, कोई ऑप्शन है क्या, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, मतलब 68 का सी, ये ऑप्शन सही था। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, आपको सिखाया गया था इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो, ठीक है, और डेल्टा जी जीरो 273 टेम्परेचर आप घटा देंगे तो नॉन स्पॉन्टेनियस, टेम्परेचर आप बढ़ा देंगे तो स्पॉन्टेनियस, ठीक है, यही होता था। हमने पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की। चलो, तो 68 का ऑप्शन नंबर सी, 68 का ऑप्शन नंबर सी। 69 आओ चेक कर लें, क्वेश्चन नंबर 69 देख लो जरा। कह रहा है विथ 60 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ n/10 सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड। मतलब ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, इसका W दिया कितना, दैट इज मास 63 ग्राम, इसकी नॉर्मेलिटी दिया है 1/10, और पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर, मतलब वॉल्यूम पूछ रहा है, वो भी लीटर में। तो क्यों भाई, नॉर्मेलिटी का फार्मूला लगा दो। नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या था, W/E, ये भाई मैंने फार्मूला बताया है, आपने जो फार्मूला पढ़ा है आप उसको समझिए। W/E इंटू 1000 अपॉन V इन ml। N कितना है, 1/10 है, W कितना है, 63 है। E क्या करोगे, E होता है मोलर मास अपॉन N फैक्टर,
इसका मोलर मास कितना, H2C2O4 2 24 और 64, 2 24 और 64 बाई 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होते हैं तो 2, अब ये सब आपको सिखाया गया है। तो 6 4 4 8 2 10, 90/2 मतलब 45। तो ये 45 हो गया इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम किसमें, ml में। चलो सर वॉल्यूम निकाल लेते हैं। 63 इंटू 1000 इंटू 10 अपॉन 45। कैलकुलेट करो आप। 63 डिवाइडेड बाई 45 1 ना, 13 5 8 5 13 और ये 5 4 1, ठीक है, 0 भी तो है। कितनी बार जाएगा, 4 पंचे 20, 4 चौक 16 2 18, 4 पंचे 20, 4 चौक 16 2 18, ठीक है। मतलब एक 0 आपने ले लिया था। ये आया तुम्हारा 14,000 ml, 1000 से डिवाइड कर दो, 14 लीटर आया। कौन सा ऑप्शन है भाई, 69 का सी, 69 का ऑप्शन नंबर सी के साथ जा सकते हैं, सी 69 का सी। चलो क्वेश्चन नंबर 69 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70। आओ 70 चेक कर लो जरा। कह रहा है कैलकुलेट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब P0 माइनस PS अपॉन P0 पूछ रहा है। वाह, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछ रहा है और कह रहा है 60 ग्राम यूरिया है, यूरिया 60 ग्राम है। क्या यूरिया 60 ग्राम है? क्या पानी 360 ग्राम है? हाँ 360 ग्राम है। ये सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो बस कह रहा है P0 दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P0 35 mmHg, ठीक है, नॉलेज के लिए दिया हुआ है। अब बता दो तो क्या था, राउट्स लॉ क्या बोला था? राउट्स लॉ कहा था P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट X या Chi2, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन X2। अब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल लो तो अपने आप आ जाएगा। और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सॉल्यूट का मोल अपॉन टोटल मोल, सॉल्यूट का मोल अपॉन टोटल मोल। अब ये सॉल्यूट था, इसका मोल बताओ 60 और यूरिया का मोलर मास, बच्चे तो बहुत तेजी से किए होंगे इसको 1, और इस सॉल्वेंट है 360 और वाटर का मोलर मास 18 20 हो तो गया। ये यूरिया सॉल्यूट था, सॉल्यूट के लिए आप क्या बोलते हो? सॉल्यूट के लिए आप बोलते हो N2 और सॉल्वेंट के लिए आप क्या बोलते हो? N1। लगा दो भैया। N2 कितना है? N2 है आपका 1 अपॉन 20 प्लस 1 या 1 प्लस 20, 1 अपॉन 21 आ गया, 1 अपॉन 21, 1 अपॉन 21 कैलकुलेट कर लो, 1 अपॉन 21 कैलकुलेट कर लो। 1 अगर ये 100 होता और ये 20 होता तो 20 पंचे 100 आता, 5 के आसपास आता, 5 के आसपास कोई है 0.0476 आना चाहिए। 1 में 21 से डिवाइड करो, 0 0 कितनी बार जाएगा? 4 4 8 84, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गए 1, 0 उतारो, 7 दूना 14, 0.047, 7 1 9 7, 7 दूना 14, ठीक है, 8 दूना 16, 8 ज़्यादा, यही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका? 70 का ए,
70 का ऑप्शन नंबर ए से आप जा सकते हैं। तो बहुत आसान सा किसका क्वेश्चन था ये, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया जाता है, खतरनाक पॉइंट रहते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 71 देख लो। 71 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला ए दिया हुआ है, स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है, ऑप्शन बाद की बात है। ए दिया हुआ है, ए स्टेटमेंट ए के लिए दिया है, पीएच ऑफ मिक्सचर pH of mixture 0.1 m H2SO4 0.1 m H2SO4 400 ml प्लस, मिक्सचर है तो प्लस मैं बता दे रहा हूँ, 400 ml 0.1 m NaOH 0.1 m NaOH। इसका पीएच दे रहा है 1.3, कह रहा है कि इन दोनों को मिला दो और पीएच क्या 1.3 है, ये बात सही है कि नहीं। तो बस अब लगे हाथों सॉल्व भी कर लो भाई। ये एसिड है, ये बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, याद करो। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सबका पीएच लगभग 11 से 12 मेथड आपको सिखाए जाते हैं क्लास में ना। जब आप रेगुलर क्लास करते हैं तो 11-12 केसेस बनाए जाते हैं पीएच निकालने के, जिसमें से एक केस ये भी है। आओ तो H2SO4 जरा बताओ क्या पढ़ाए थे आपको। जब मिक्सचर का निकालना हो तो जो ज़्यादा हो उसमें से कम वाले को घटा को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। ज़्यादा अगर एसिड होगा तो H+ आयन निकालना, ज़्यादा बेस होगा तो OH आयन निकालना। अब चेक कर लो, H2SO4 की मोलरिटी 0.1 है और इसका n फैक्टर 2 है, तो 0.2 हो गया 400, 400.2, 4 दूना 8, 80, 880, ये 80 आ रहा है। और ये 400 इंटू 1, इसका n फैक्टर 1 होता है, 40 और 1 मतलब 400 इंटू 0.1 मतलब 40। एक 80 है, एक 40 है। 40 80 कौन है, H2SO4 40 कौन है, NaOH। 80 माइनस 40 और टोटल वॉल्यूम कितना है, 400 प्लस 400, 80 माइनस 40 अपान 800, 40 800 1/20 आ रहा है। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं, हम करवा देते हैं, चेक कर लेते हैं। आओ आसानी से चलते हैं। फॉर H2SO4 0.1 इंटू n फैक्टर 2 इंटू वॉल्यूम 400, तो ये कितना हो जाएगा 80.0, 400 दूना 800, ठीक है। फॉर NaOH 0.1 n फैक्टर 1 इंटू 400 40। अब बताओ एसिड ज़्यादा है कि बेस, एसिड ज़्यादा है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और एसिडिक होगा तो रिजल्टेंट मिक्सचर का H+ आयन मिलेगा। एसिड में से बेस घटा दो, 80 माइनस 40 अपान टोटल वॉल्यूम डिवाइड करो, 40 और 400 प्लस 400 800, तो 80 40 40 800 कट रहा है क्या, 1/20 आया क्या, 1/20 जरा डिवाइड करो कितना आएगा, ये 1/2 हुआ इंटू 10⁻⁻1 हुआ, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 0.05, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻2 ये हुआ। अब पीएच निकाल लो आप। पीएच क्या होता है, माइनस लॉग H+ आयन माइनस लॉग 5 इंटू 10⁻⁻2। क्या सिखाए थे, A इंटू बी इंटू 10⁻⁻x, तो क्या बताए थे बताओ जरा, 2 माइनस लॉग 5, लॉग 5 की वैल्यू बताओगे 0.69 समथिंग, यही होता है। तो 2 में से 0.69 घटा दो भैया,
1.3 समथिंग आएगा क्या? घटा दो काहे शर्मा रहे हो? 2.0, 0.69, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 6 गए 3 और 1.31, तो 1.31 आ रहा है, 1.31 pH। तो 1.3 दिया हुआ है, तो पहली बात तो एकदम सही है, पहला ए तो एकदम सही है। दूसरा क्या कह रहा है? द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, एकदम सही है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW H+ आयन ना, ये होता है 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये होता है 10⁻⁻12 एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर ये बढ़ गया, मतलब KW टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वैसे भी KW एक तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वाटर का टूटना एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर Kc बढ़ जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाता है, जिसको KW बोल देते हैं ना। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, मतलब पहला भी सही है जिसका मिक्सचर का pH 1.3 आना है, 1.3 आ रहा है, और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। 71 का ऑप्शन नंबर बी सही है, और इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, 71 का ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी जो होना चाहिए वो होना चाहिए बोथ ए एंड बी आर, इसमें लिखा हुआ है इनकरेक्ट, जबकि होना चाहिए था करेक्ट। तो बहुत परेशान नहीं होना चाहिए, आप होना है, आपको सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए। पेज नंबर 71 का बी। आओ क्वेश्चन नंबर 72 के साथ खेलते हैं। द यूपैक नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज, ये बेंजीन है, बताए थे बेंजीन का IUPAC बेंजीन ही होता है, और ये CH3। लोवेस्ट सम रूल लगा देना, LSR लगा देना, 1 2 3 4 5 6, 1 क्लोरो सॉरी, ये नहीं जा रहा, इधर से जाओ, इधर देखो 1 2 1 3 5 3 8, इधर से जाओ, ये 1 से जाओ, 1 2 3 4 5 6 2 1 3 4 3 7, ठीक है। LSR 124, ठीक है। तो क्या हुआ ये 2 क्लोरो, अब ये M है, ये N है, M पहले आता है कि N पहले आता है? जरा बताओ, ABCD पढ़ो, ABCD, M पहले आता है ना, MN, तो M पहले आता है, मेथिल, 2 क्लोरो 1 मेथिल, 2 क्लोरो 1 मेथिल, 4 नाइट्रो बेंजीन, ये कोई है ऑप्शन? 2 क्लोरो 1 मेथिल 4 नाइट्रो बेंजीन, एकदम सही है। 72 का सी ऑप्शन, सारे बच्चे किए होंगे इसको, 72 का सी ऑप्शन। 73 आ जाओ, 73, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट किसके लिए दिया है पहले वो देख लो आप, पेपर आपके पास आई है। NH पिरीडीन, ठीक है, बिंदी में लगा दे रहा हूं, NH2, ये A है, ये B है, ये C है। पहला कह रहा है A इज मोर बेसिक देन C। A क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान रखना, इनकरेक्ट कह रहा है A इज मोर बेसिक देन C, A इज मोर बेसिक देन C। चेक करो जरा, A is more basic than C। कैसे? ये रेजोनेंस का पार्ट है, यहां लोन पेयर भी रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, रेजोनेंस के बाहर है, लेकिन डिलोकलाइजेशन तो है ही है।
डीलोकलाइजेशन तो है ही है। तो जरा देखो, यहां तो एरोमेटिसिटी एकदम क्लियर कट है, एरोमेटिसिटी, और यहां लोन पेयर थोड़ा सा बाहर है, रिंग का पार्ट नहीं है। यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या है जरा बताइए, बोलो बोलो बोलो। ये 1 2 sp2, यहां बताओ 1 2 sp2 ना। कैसे डिफाइन करोगे आप? ये लोन पेयर प्योरली रेजोनेंस का पार्ट है, जबकि लोन पेयर थोड़ा सा साइड में आ रहा है। तो एरोमेटिसिटी के कारण इसका इन्वॉल्वमेंट डीलोकलाइजेशन में ज़्यादा होगा, इसका इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा कम देख सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ आप कह सकते हो 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ ये 6 मेंबर्ड रिंग है। इस बेसिस पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सोच सकते हो आप। अगर ये एरोमेटिसिटी का पार्ट है तो बहुत ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर ज़्यादा बेसिक नहीं होते। तो ए सी से ज़्यादा बेसिक है, ये बात तो सही नहीं है। ए इज मोर बेसिक देन सी, ये सही नहीं है। बी इज मोर बेसिक देन ए, बी इज मोर बेसिक देन ए, यही पहले चेक कर लो। बी इज मोर बेसिक देन ए एकदम सही है, लोन पेयर लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है। बी मोर बेसिक देन ए एकदम सही है, इलिमिनेशन के कॉन्सेप्ट से कर लो। दूसरा, बी इज मोर बेसिक देन सी, ये लोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है। बी इज मोर बेसिक देन सी, ये भी सही है। ऑल आर एरोमेटिक बेसिस, हाँ सब एरोमेटिक है, एकदम सही है। तो गलत कौन है? ए इज मोर बेसिक देन सी, देन नहीं, देन सी। 73 का ए सही है। तो कभी कभी आपको जब आंसर में कोई डाउट आने लगे और आपका आंसर ना मिले तो एलिमिनेशन कॉन्सेप्ट से कर लिया करो। मतलब 4 ऑप्शन है, उसमें से ये चूज करो कि कौन सबसे अच्छा गलत है। क्या मैं बोल रहा हूँ? कौन सबसे अच्छा गलत है, बेटर गलत है, तो अपने आप आपको सही वाले की तरफ आप जाएंगे। ठीक है, ये सही है। तो 73 का ए ऑप्शन, 73 का ए ऑप्शन। आओ 74 करते हैं, 74 कर लेते हैं। What should be delta H and delta S for the process to be spontaneous at all temperature? वाह, डेल्टा H और डेल्टा S क्या हो? डेल्टा H और डेल्टा S क्या हो? डेल्टा S क्या हो? डेल्टा H और डेल्टा S क्या हो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए? डेल्टा G स्पॉन्टेनियस मतलब निगेटिव होने के लिए। डेल्टा H ग्रेटर देन 0, डेल्टा S ग्रेटर देन 0, डेल्टा H लेस देन 0, डेल्टा S ग्रेटर देन 0। अब इसके लिए पूरा चार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, टेम्परेचर, ये सब हम लोगों ने एक इक्वेशन से डिराइव किया था सब कुछ। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच इक्वल्स टू टी, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू माइनस टी डेल्टा एस। इससे हम लोग चेक करते थे गिब्स-एल्मोर्स इक्वेशन से। पहले ऑप्शन में क्या दिया है? पहले ऑप्शन में डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, ये दिया हुआ है। तो जरा देखो, डेल्टा एच पॉजिटिव माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एस भी पॉजिटिव, डेल्टा एस भी पॉजिटिव, टी डेल्टा एस भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव और ये पूरी वैल्यू निगेटिव। तो हम यहाँ डिफाइन नहीं कर सकते कि डेल्टा जी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। इसमें जब हम टेम्परेचर का वेरिएशन दिखाएंगे तब ये वेरी करेगा इसके रिस्पेक्ट में, तब हम बता सकते हैं डेल्टा जी बढ़ेगा कि घटेगा, स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब हर टेम्परेचर पर डेल्टा जी निगेटिव होगा स्पॉन्टेनियस होने के लिए, इसकी गारंटी ये नहीं देता। पहला काट दो,
दूसरा चेक करो। दूसरा कह रहा है डेल्टा एच लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, डेल्टा एच लेस देन जीरो और डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। चलो इसको रखो, बी वाले को रख दो। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच लेस देन जीरो मतलब निगेटिव, ये माइनस, टी डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, तो ये निगेटिव और ये भी निगेटिव, सब जोड़ेंगे तो डेल्टा जी क्या आएगा, निगेटिव, और निगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस, निगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस ना, देख लो आप। वैसे भी आप क्या कहते थे, अगर कोई प्रोसेस एक्जोथर्मिक होती है, हीट रिलीज होती है, तो वो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को फेवर करती है। तो डेल्टा एच लेस देन जीरो निगेटिव है एक्जोथर्मिक, और एंट्रोपी जब बढ़ती है तो रैंडमनेस बढ़ती है, स्पॉन्टेनिटी उसको भी फेवर करती है ना। तो ये ऑप्शन सही है। आप फॉर्मूले में मैथमेटिकली रख करके चेक कर सकते हैं। आप यहाँ 74 में बी के साथ आप जाएंगे, बी इज करेक्ट वन, ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 75। अब उसके बाद चेक करने से क्या फ़ायदा, आपको आंसर मिल गया है, आप और चेक कर लीजिएगा आगे। 75 में कह रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिफर फ्रॉम मेटेलिक कंडक्शन इन दैट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो बड़ी अच्छी बात है भाई। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और मेटेलिक कंडक्शन। मेटेलिक कंडक्शन क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया था। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन, पहले ये समझ लो जिनको नहीं आता है उनके लिए, कंडक्शन ड्यू टू आयंस, कंडक्शन ड्यू टू आयंस, इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन भी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन ड्यू टू, कंडक्शन ड्यू टू, कंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ कंडक्शन आयन के कारण, यहाँ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के कारण। अब ऑप्शन चेक करते हैं। पहला, द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिफर फ्रॉम मेटेलिक कंडक्शन इन दैट केस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, that in the case of electrolytic conduction the resistance increases with increasing temperature. दूसरा, the resistance decreases with increasing temperature. The flow of current does not generate heat. The resistance is independent of length of the conductor. बताओ, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो कंडक्शन बढ़ जाता है, और अगर कंडक्शन बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पर, कंडक्शन बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बढ़ता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बढ़ता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन मतलब करंट तभी बढ़ेगी जब रेजिस्टेंस घटेगा। 75 का बी, 75 का बी, ये तो इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए हो गया। मेटेलिक के लिए जरा समझ लो। मेटल ये होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहा है, लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो मेटल आयन है वो माइग्रेट करने लगते हैं। मेटल आयन माइग्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच नहीं पाएगा। मेटल आयन ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, डांस कर रहा है,
जिस रास्ते से इलेक्ट्रॉन को जाना है उसी रास्ते में मेटल डांस कर रहा है, शादी ब्याह वाला कॉन्सेप्ट सोच सकते हैं आप। और जब रास्ते में मेटल डांस कर रहा है उसी रास्ते से इलेक्ट्रॉन को जाना है तो इलेक्ट्रॉन जा पाएगा क्या? करंट का फ्लो घट गया, कंडक्शन घट गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया ना। तो मेटेलिक कंडक्टेंस में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घट जाता है। 75 का बी ऑप्शन सही होगा, चेक कीजिएगा आप। आओ 76 देख लेते हैं। 76 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन S4O6 2- फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रिस्पेक्टिवली। आसान सी बात थी, सल्फर डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O माइनस और फिर O माइनस। ये चेक कर लो आप, बॉन्डिंग मेथड से कर लो। बॉन्डिंग मेथड से करोगे तो यहाँ कितने हैं? 2 2 4 1 5 1 6, तो ये दो सेम हो गए, तो 2 2 4 1 5 प्लस 5 ये सेम चल रहे हैं, इनका 0, यहाँ 2 2 4 1 5 इधर से तो सेम हो गया तो 0। अब कॉन्सेप्ट आपको पता है भाई, +5 0 +5 +5 0 0, हाँ इसका भी 0 इसका भी 0, तो +5 0 0 +5। कोई है ऑप्शन? 76 का सी। रिडॉक्स में बहुत बेहतर तरीके से पाया गया था टेट्राथायोनेट को लेकर के। 77 चेक कर लो आप। 77 द करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इज। एसिडिटी ऑर्डर पूछ रहा है भाई। OHCl फिनॉल है, COOH और COOH और CH3। तो अब ऑर्डर में आप बना लो, फिर ऑप्शन चेक कर लेना। ये तो तय है कि कार्बोक्सिलिक ज़्यादा एसिडिक होता है। अब CH3 लग गया तो CH3 क्या काम करता है? +I और +R का काम करेगा, तो एसिडिकेशन घटा देगा। यहाँ पर कोई नहीं है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो कार्बोक्सिलिक ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, तो थर्ड सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद अब भले ही यहाँ +I +R लगा हुआ है, लेकिन कार्बोक्सिलेट में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के कारण ज़्यादा एसिडिक होगा, तो थर्ड के बाद फोर्थ होगा। एकदम सही चल रहा है। फिर उसके बाद अब ये फिनॉल है, ये क्लोरोफिनॉल है। फिर Cl क्या काम करता है? -I -R का काम करेगा। वैसे Cl के लिए -I ही ज़्यादा इफेक्टिव है, -R तो छोटा हो जाता है, तो बढ़ा देगा। ये कम एसिडिक होगा, ये ज़्यादा एसिडिक होगा। तो आप कहेंगे थर्ड, फोर्थ और सेकंड, और फिर उसके बाद फर्स्ट। कोई है ऑप्शन? देख लो आप। 77 का ए ऑप्शन, 77 का ए ऑप्शन। 78 देख लो आप। 78 में क्या कह रहा है? (78) में क्या कह रहा है? एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट। एसिटोफिनॉन क्या है भाई? COCH3, ये एसिटोफिनॉन। और बेंजोफिनॉन क्या है? ये बेंजोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। देख लो आप। कह रहा है इनको आयोडोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट करा दो। क्या ले लो आप? I2 और NaOH ले लो, हाइड्रोलिसिस वगैरह कराते रहना। I2 और NaOH ले लो, NaOX भी ले सकते हो। तो क्या CH3CO ग्रुप है, तो ये तो बढ़िया से देगा। CHI3 आयोडोफॉर्म येलो PPT देगा, पढ़े हो आप? येलो PPT देगा। अब बचा हुआ एसिड जाएगा, ये एसिड में जाएगा। और यहाँ CH3CO ग्रुप है नहीं, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा ही नहीं, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा ही नहीं, येलो PPT देगा ही नहीं।
और येलो पीपीटी देगा नहीं, तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जरा देख लो आप ये, तो क्या मिला आपको? ये वाली टेस्ट ट्यूब जो होगी ये येलो पीपीटी नहीं देगा, जबकि ये वाला टेस्ट ट्यूब येलो पीपीटी देगा। तो डिस्टिंग्विश तो किया जा सकता है, डिस्टिंग्विश तो किया जा सकता है। रीजन में क्या कह रहा है? एस्टोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन बोथ आर कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड CO है ही है, हाँ ठीक है, दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, 78 का B। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं हम लोग, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। जितने बचे हुए हैं 78 तक हम लोगों ने कर रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलो 78 तक हम लोगों ने कर रखा है, 79 से करना है नेक्स्ट, बहुत जल्द हो जाएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, करते रहिए, जो डाउट हो उसको ऑफिस में आकर के आप डिस्कस कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम DP सिंह क्लासेस में, ज्ञानेश सर से मिल लीजिए। ठीक है, जो डाउट हो वो आप क्लियर कर लीजिए। कभी कभी आप एक्सप्लेन करते हो लेकिन बच्चा क्लियर नहीं हो पाता है, तो आप ऑफलाइन आकर के डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 3 में हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, और 17 टेस्ट आपका होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन करते रहिए और एकदम मोटिवेटेड रहिए, ताकि आपका सिलेक्शन इस बार हो ही जाए। ठीक है, अभी यहाँ के टेस्ट सीरीज़ में या और कहीं के टेस्ट सीरीज़ में नंबर कभी कम आ रहा है, कभी ज़्यादा आ रहा है, तो उससे परेशान नहीं होना है आपको। आपका एक एवरेज लेवल बना रहना चाहिए बस। ठीक है, और उसके लिए आपको पढ़ाई करनी चाहिए। इस समय कम से कम आपका स्टडी 10 से 12 घंटा हो जाए, उससे ज़्यादा हो जाए तो और बेटर है। ठीक है, 10 से 12 घंटे बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होंगे इस समय। मैक्सिमम सिलेबस बच्चों के फिनिश हो गए हैं, तो आप कोशिश कीजिए 10 से 12 घंटे की स्टडी कीजिए। 200, 250, 300 क्वेश्चन बायो के रोज़ कीजिए, 150, 150 क्वेश्चन रोज़ केमिस्ट्री के कीजिए, इसी तरह से फिजिक्स कीजिए। एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए कि आप 4 घंटे में पूरी फिजिक्स ख़त्म कर दें, 4 घंटे में पूरी आपकी केमिस्ट्री ख़त्म हो जाए, 4 घंटे में पूरी आपकी बायो ख़त्म हो जाए। इस लेवल पे आपको तैयारी करनी है। ये NCERT एकदम कई बार 20 बार 25 बार रिवाइज कर डालिए। अब रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है कि उसको लगे पढ़ने, नहीं, जो बातें आपको अभी तक याद नहीं हो पाई हैं बस उन्हीं पे फोकस कीजिए। ठीक है, और आप जब अच्छा काम करेंगे तो सब लोग मिल करके आपके साथ अच्छा काम करने लगेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये दूसरा पार्ट था गोल्डन एंड प्लेटिनम टेस्ट सीरीज 16 का। तीसरे पार्ट में हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे और फिर उसके बाद 17 वाला डिस्कस कर देंगे। थैंक यू।